Assalamu alaikum. So this is the session on the LaTeX. Before this session we have covered multiple other sessions जिनकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है. The first one was related to the research paper, that how you can write your research paper. The second one was basically about how you can find the gap from the papers you read to identify कि किस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं. एंड द थर्ड सेशन वाज टू वैलिडेट कि आपने जो गैप फाइंड किया है उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, वो रियल भी है कि नहीं. एंड द फोर्थ वन इज़ अबाउट प्लानिंग योर पेपर, which basically covered all of the section of the papers such as abstract, planning, उसकी introduction and other things. All of these are available on the GitHub repository. And for the today's session is about LaTeX. इन दिस सेशन वी विल सी कि लेटेक होता क्या है, इसे रिसर्च के लिए क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली रिसर्च राइटिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. और अगर आपने कोई भी पेपर देखा हो रिसर्च पेपर तो उसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें देखी होंगी कि जो टेक्स्ट है कहीं पे वो बोल्ड होता है, कहीं पे अंडरलाइंड होता है, कहीं पे इटैलिक में होता है, कहीं पे आपके पास फिगर एडिड होती है, टेबल्स वगैरह होते हैं, या कोई एल्गोरिदम मेंशन्ड होता है. तो ये सारी चीज़ें आप लेटेक के अंदर कैसे कर रहे होते हैं. स्टार्टिंग विद लेटेक, द एक्स एट द एंड इज़ बेसिकली अ ग्रीक लेटर with the strong K sound instead of the X sound. So you can say it LaTeX or LaTeX, both are correct. So for the agenda we will be covering कि LaTeX जो है वो रिसर्च पेपर्स के लिए क्यों यूज़ होता है, और फिर आगे इसकी फर्दर चीज़ें हैं कि जैसे कि आप इमेजेस वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, पैकेजेस एसेंशियल कौन से होते हैं, और फिर लास्ट के ऊपर आएगा कि आप रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं और नए साइट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली गूगल स्कॉलर से या फिर कहीं भी अगर कोई भी पेपर आप साइट करें तो वो आपके पेपर में कैसे शो होगा. और लास्ट के ऊपर हम कुछ ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉमन एरर्स कौन से होते हैं और उन्हें डीबग करने का क्या तरीका है. एंड देयर इज़ अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू विच यू कैन डू. स्टार्टिंग विद वाई लेटेक. तो लेटेक इसलिए यूज़ होता है कि जैसे कि अगर आपने कभी वर्ड यूज़ किया हो और इसके ऊपर आप कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो आपको हर हेडिंग का और उसकी सब हेडिंग का खुद ख्याल रखना पड़ता है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके हिसाब से उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है कि आपकी हेडिंग जो है 3 वाली होगी, उसकी सब हेडिंग जो है 3.1 की आएगी, इस तरह वाली चीज़ें. बट अगर आप लेटिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना पड़ता, आप सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं और आपकी जो नंबरिंग वगैरह वाली होती है वो ऑटोमेटिकली लेटेक जो है उससे कंसिडर कर रहा होता है. दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर जो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो बहुत क्लीन आती हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्ड जिसके अंदर अजीब सी हो जाती हैं, कोई आपका लेटर इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है. सो इट्स अ प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस. और ये आपके पास एक्सपेक्टेड एक फॉर्मेट भी होता है कि अगर आप किसी जर्नल वगैरह में या फिर कहीं भी आप पेपर सबमिट करवा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड कि आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे. सबसे पहले जब हम एक लेटेक के ऊपर अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अब लेटेक आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं. एक आप अपने पास लोकली भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, 2 पैकेजेस होते हैं जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं. बट अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप ओवरलीफ यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर है, ये वाला ओवरलीफ है. आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक साइन इन करना होगा, अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा, और जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. आप यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं. और अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसकी फ़ाइल है जो कि .txt की एक्सटेंशन के साथ होती है तो आप उसे अपलोड करके फर्दर उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं. सो मैंने ये वाला एक सेशन बनाया है, मतलब एक एग्ज़ाम्पल बनाई है.
तो अगर आप अपना एक ब्लैंक प्रोजेक्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ ये चीज़ शो हो रही होगी कि आपने जो भी नाम रखना अपने प्रोजेक्ट का वो शो हो रहा होगा और आपका नाम और डेट शो हो रही होगी। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये .tex की फ़ाइल है, मेन वाली फ़ाइल, और इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि जैसे डॉक्यूमेंट क्लास है और कुछ नीचे पैकेजेस हैं। तो अभी हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन होती है आपके पास वो ये वाली होती है, डॉक्यूमेंट क्लास की। अब इसके अंदर यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है, बट जिस तरह की डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं IEEE की भी, तो उन सब लोगों ने अपना एक टेम्पलेट दिया होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल IEEE ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो नीचे वाले पैकेजेस होंगे आपके चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो इसके नीचे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी सब हेडिंग, मतलब सेक्शन, सब सेक्शन, और उसके नीचे सब सेक्शन भी मिल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे बुक सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको उसके ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इसके अंदर चैनल भी हो, उसके अंदर एक चैप्टर हो सकता है, चैप्टर के आगे फिर फर्दर उसकी सेक्शन और सब सेक्शन और इस तरह की डिवीजन होगी। सो बेसिकली हर चीज़ जो कि आप अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पैकेजेस में ऐड करते हैं वो सब आपके प्रीएम्बल्स होते हैं। तो ये जो पैकेजेस होते हैं आप क्यों इंस्टॉल कर, बेसिकली क्यों ऐड कर रहे होते हैं, इसलिए ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि आपने इन्हें आगे यूज़ करना होता है। जैसे कि ये वाला पैकेज है ग्राफिक्स वाला, तो ये यूज़ होता है अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है, कोई इमेज अपलोड करनी है अपने पेपर के अंदर या रिपोर्ट के अंदर या जो भी आप राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला ग्राफिक्स वाला पैकेज ऐड करना पड़ेगा। और ये मैथ्स वाला है। इन पैकेजेस को भी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं कि बेसिकली कौन कौन से होते हैं और बेसिक लेवल पे आपको इनका बताना चाहिए। यहाँ पर आप अपना पेपर का टाइटल देते हैं, अपना ऑथर का नाम बताते हैं। अगर आपने ये वाला बता भी लिया और आप यहाँ पे मेक टाइटल नहीं करते, जब आपने अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर लिया है तो इसके यहाँ पर आपको अपने पेपर के अंदर आपका टाइटल शो नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपको अपना टाइटल लिखने के बाद, अपना डॉक्यूमेंट बिगिन करने के बाद अपना टाइटल मेक भी करना होता है। और उसके बाद जो भी पेपर की राइटिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं या उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ होता है, वो आगे उसकी बॉडी में आता है। और ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट के बिगिन से लेकर डॉक्यूमेंट के एंड तक हो रहा होता है। एंड वेयर एवर देयर इज़ अ बिगिन देयर इज़ अ एंड टू। और अगर आपके पास कहीं पे आपने बिगिन किया है किसी चीज़ को, आप उसे एंड करना भूल गए हैं, तो आपको लेटेक जो है ओवरलीफ के ऊपर एरर शो करेगा। सो असेंशियल पैकेजेस कौन से हैं हमारे पास? कुछ बिगनर लेवल पे जो पैकेजेस हैं जो जिनका आपको पता होना चाहिए वो ये वाले हैं। ग्राफिक्स वाला जो मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर आपने कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है तो आपको ये वाला पैकेज ऐड करना पड़ता है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑलरेडी जिसने टेम्पलेट उठा लिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, बट यू वांट कि मुझे मार्जिनस जो है ज़्यादा लग रहे हैं, मैंने इन्हें कम करना है या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो पैकेट है ज्योमेट्री वाला ये ऐड करना पड़ेगा। और ये मैथ्स वाला पैकेज है एडवांस मैथ्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल वगैरह या फिर साइन का फंक्शन, कोसाइन का फंक्शन, तो उसके लिए आपको ये वाला पैकेज है ये अंदर डालना पड़ेगा। और ये जो लास्ट वाला है ये एल्गोरिदम वाला है। अगर आपने एक पेपर रीड किया हो कि एमएल वगैरह वाला या आरएल वाला, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एक चीज़ शो हो रही होगी, एक मिनट, लाइक इस तरह की। तो इसे आप कहते हैं एल्गोरिदम, जिसमें आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आपने जो चीज़ डिस्क्राइब की है उसकी प्रोसेसिंग क्या है, वो कैसे काम करी है, जो भी आपका एल्गोरिदम वो कैसा है। ये वाला जो होता है इसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और अगर आपने इसे ऐड करना है तो आपको वाला पैकेज ऐड करना पड़ता है। अब ये वाला जो है आप काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स ओवरलीफ की अपनी लाइब्रेरी में भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला। तो आप यहाँ पे सिंपल अगर सर्च करेंगे ओवरलीफ के एग्जांपल्स फॉर द एल्गोरिदम्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपने अगर इनमें से कोई यूज़ करना है तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। ओके, सो ओवरलीफ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ जैसे कि अभी मैंने आपको एक टेम्पलेट दिखाया था जो कि ब्लैंक प्रोजेक्ट हमने खोला है तो उसके अंदर होता है। बट अगर आप यहाँ पर जाएं
यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में अगर आप कहें कि मुझे कोई एग्जांपल प्रोजेक्ट खोलना है, सॉरी, ये जो टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप कहें कि मुझे जर्नल आर्टिकल खोलना है, तो आपको यहाँ पर इसकी सारी लाइब्रेरी में ले जाएगा और फिर आप अपनी जनरल अपनी कॉन्फ्रेंस या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि उसका टेम्पलेट कौन सा है। एंड व्हाट यू कैन डू इज़, आप अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसे टेम्पलेट को ओपन करके इसके अंदर अपनी जो भी कंटेंट है वो ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरिंग आती है कि हम लेटेक के अंदर स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे होते हैं। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको नंबरिंग का ख्याल नहीं रखना पड़ता, दैट इज़ ऑलरेडी टेकन केयर बाय द लेटेक इटसेल्फ, सो यू फोकस ऑन द कंटेंट। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम ये वाली देखेंगे कि इसके अंदर लेटेक के अंदर बेसिकली राइटिंग जो हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल इमेज ऐड की हुई है जो कि हमें चाहिए होगी जब मैं आपको दिखा रही होंगी कि हमने फ़िगर ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड करते हैं। तो आपका ब्लैंक प्रोजेक्ट कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा जिसके अंदर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा और कुछ ऊपर डिटेल होगी। तो जो मैं चीज़ आपको मेक टाइटल की बता रही थी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कमेंट कर दूँ और कमेंट आप परसेंटेज के साइन को ऐड करके करते हैं, सो इफ़ आई डू दैट तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कोई टाइटल आपको शो नहीं हो रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे कि आपने मेक टाइटल भी करना है। अगर हम कोई रिसर्च पेपर देखें जैसे कि ये वाला है अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, फेमस पेपर, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ऑथर्स नज़र आते हैं और आपको एब्स्ट्रैक्ट नज़र आता है और फिर इसके बाद डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, इंट्रोडक्शन की, बैकग्राउंड की और सारा कुछ। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। अब लेटेक के अंदर अलग से एक क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट बनाने की। अगर आपको कोई भी और सेक्शन बनाना है तो आप उसको स्लैश सेक्शन करके और उसका नाम लिखोगे, बट अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट बिगिन कर सकते हो। यहाँ पर जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो उसने इसकी हेडिंग भी बना दी है और जो उसका पैराग्राफ है वो इस तरह से अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये एक हमारे पास इंट्रोडक्शन की मेन हेडिंग है और अगर हमने कोई और हेडिंग बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे, क्योंकि मुझे अभी आपको टेक्स्ट का सिखाना है कि टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो हम उसकी एक हेडिंग बना लेते हैं। ये देखें इसकी नंबरिंग वो ऑलरेडी खुद ही सेट कर रहा है। और अगर आपको इसकी सब हेडिंग बनानी है तो वेरी सिंपल, आप इसका यहाँ पे लिखेंगे सब सेक्शन और आप इसका आगे जो भी आपने नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इटैलिक वाला कर लेती हूँ, यहाँ बोल्ड वाला कर लेती हूँ, बोल्ड टेक्स्ट। तो इसका नंबरिंग उसने उसके हिसाब से सेट कर दिया है 2.1। अब हम देखते हैं कि अगर हमने बोल्ड टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे लिखा जाता है। मैं अपने नाम से शुरू कर लेती हूँ, आई एम नाइमा। तो अगर मुझे ये लिखना है और मुझे अपना नाम जो है इसके अंदर बोल्ड करना है तो बेसिकली इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक कमांड होती है ये वाली टेक्स्ट पी एफ। जो भी चीज़ आप इसके अंदर इसके ब्रेसेस के अंदर डालेंगे टेक्स्ट पी एफ के कीवर्ड के साथ, वो आपको बोल्ड शो होगी। नेक्स्ट
अच्छा, हम देख लेते हैं। अब इसको हम बोल्ड की जगह हम कह लेते हैं डिफरेंट स्टाइल्स विद टेक्स्ट। दिस वन इज़ बोल्ड। और अब हम इटैलिक को देखते हैं। अब इटैलिक के अंदर क्या होता है कि इटैलिक के अंदर भी सेम ये चीज़ है, बस आप यहाँ पे क्या करते हो, IT इटैलिक का IT आ जाता है और आप बस उसके अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हो। अभी आपको ये सारा कुछ एक पैराग्राफ की फॉर्म में शो हो रहा होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई भी सब सेक्शन या सेक्शन लिख रहे होते हैं तो आपके उसके पास जितना भी कंटेंट होता है वो उसे एज अ पैराग्राफ लेता है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि उसे आप लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं कि अगले वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए, तो देयर आर 2 वेज जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पे न्यू लाइन जो है वो ऐड कर लें। अदरवाइज़ आगे कर सकते हैं आप 2 बैक स्लैशेस भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों के साथ ही हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखने के लिए हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं और साथ में अंडरलाइन वाला भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे उसने लाइन ब्रेक कर दी, वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया, और यहाँ पे भी उसने लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर चला गया। अब टेक्स्ट के अंदर ये तो चीज़ें होगी हमारे पास, बोल्ड वाली होगी, ये हमारे पास इटैलिक हो गया, और ये हमारे पास इसके नाम से भी पता चल रहा है ये तो अंडरलाइन है, ये हो गया। बट व्हाट इफ़ कि हम चाह रहे हैं कि जैसे पॉइंट्स के अंदर आ रहा होता है आपका टेक्स्ट, नंबरिंग के साथ भी आ रहा होता है, यहाँ पे कभी कभार आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स चाह रहे हो, आपको बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो आप कैसे लिखते हो, तो इसे हम कहते हैं लिस्टिंग। तो हम इसकी एक सब हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड और एक आपके पास होती है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स के साथ जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं वो शो हो रहे होते हैं, और अनऑर्डर्ड के अंदर सिर्फ आपको पॉइंट्स के साथ बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स इज़, ये बिगन करना पड़ेगा, और इसके अंदर एक कीवर्ड होता है आइटमाइज का, जिसके अंदर आप बताते हो कि मैं जो नेक्स्ट वाली आइटम है इन्हें एज अ बुलेट पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फर्स्ट आइटम, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी सेकंड आइटम, और अब हम इसे देख लेते हैं। ये आपको इसके पॉइंट्स के साथ शो हो गया। और अगर आप ऑर्डर्ड करना चाह रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप बोलोगे जैसे कि अभी यहाँ पे भी लिख रहे हो द लिस्ट इज़, इसका कीवर्ड बेसिकली डिफरेंट है। यहाँ पर आपने आइटमाइज यूज़ किया, वहाँ पे आप इननमरेट यूज़ कर लोगे। यहाँ पे क्या लेते हैं फर्स्ट आइटम, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम सेकंड आइटम। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया। तो ये आपको इस तरह नंबर्स के साथ शो हो रहा है। अब एक चीज़ हमारे पास और आती है इटैलिक्स वाले में, वो हमारे पास होता है एक एम्फेसिस, कि हम अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा और हम उसमें किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक कीवर्ड को, तो वो हम कैसे करते हैं।
ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर आपने पूरा एक सेंटेंस लिखा है और आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो है, जो कि एम्फोसाइज के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ किया है, तो जो भी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है सेंटेंस, उसमें से उस वर्ड को डिफ्रेंशिएट कर देगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, चलिए फीचर्स कर लेते हैं कि ऑल ऑफ द फीचर्स आर ग्रेट। ये हमारे पास एक सिंपल एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसे लिखूँगी तो ये आपको एज अ टेक्स्ट शो होगा, जैसे कि यहाँ पर है। बट अब हम इसकी एग्जांपल देखें कि एम्फसाइज़ के साथ क्या होता है। अगर मैंने फीचर्स के ऊपर फर्स्ट करें कि मैंने एम्फसाइज़ करना है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा है, मैंने पूरा जो सेंटेंस है उसे इटैलिक में कर दिया है। और जो फीचर्स है इसके ऊपर हम एक एम्फसिस डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो सारा टेक्स्ट है आपके पास लाइन का, वो सारा इटैलिक में है, बट जो आपका फीचर वाला पार्ट था जिसके ऊपर आपने एम्फसाइज़ किया था, वो सिंपल टेक्स्ट में शो हो रहा है आपको। और अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसके देख लें, अगर हमने पूरा जो है उसे बोल्ड कर दिया है, बट तो यहाँ पर बाकी सारे सेंटेंस आपको नॉर्मल शो हो रहा है, बट जो आपका एम्फोसिस है वो फीचर्स वाले वर्ड के ऊपर है जिसके ऊपर आपने एम्फोसाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कवर किया है कि बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, एम्फोसिस क्या होता है, कि ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर इटैलिक्स में कर देता है, आइटमाइज और एनमरेट, ये हमने ये सारी चीज़ें देख रही हैं। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो है टेबल राइटिंग का, कि हम जो एक टेबल कैसे राइट कर सकते हैं लेटेक के अंदर। अब इसके टेबल राइटिंग के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप ये वाला जो पैकेज है बुक टैब वाला, ये ऐड कर लें और इसमें आपको बेसिकली इस तरह का जो है आउटपुट शो हो रहा होता है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ट्रेडिशनल वाला टेबल चाहिए, जैसे कि वो पूरे कॉलम्स और रोज़ के साथ जिनके अंदर लाइंस वगैरह होती हैं, सारा कुछ वैसे वाला बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपल वाला टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने एक टेबल बनाना है तो आप उस टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं लेटेक के अंदर। एक चीज़ और जो हमने जिसका ख्याल रखना होता है वो ये होता है कि यूनिवर्सल कन्वेंशन ये है कि आपका जो कैप्शन होता है, यानी कि जो आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आपकी इमेज क्या है या आपका टेबल क्या है, तो टेबल में वो आपके टेबल के ऊपर आता है और जो फिगर होती है वो उसमें वो आपकी फ़िगर के नीचे आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बेसिकली अगर बनाना है टेबल और मैं चाह रही हूँ कि वो सेंटर के अंदर आए, तो मैं यहाँ पे ये वाला कीवर्ड स्टार्ट कर लूँगी, सेंटर वाला, कि मुझे टेबल जो है वो सेंटर के अंदर शो होना चाहिए। और फिर इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे टेबलर वाला। अब ये टेबलर के अंदर आपको सी और सी शो हो रहा होगा यहाँ पर, और दरम्यान में एक लाइन शो हो रही होगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, जितने आपको अंदर सी नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इतने इसके अंदर कॉलम्स होंगे। और सी डजंट स्टैंड फॉर कॉलम, सी का मतलब ये है कि सेंट्रल लाइन है।
कि ये जो दो कॉलम्स होंगे इनके अंदर कंटेंट है वो सेंटर अलाइंड होगा। आप इसे लेफ़्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। लेफ़्ट के लिए एल होता है और राइट के लिए आर होता है। तो बेसिकली अगर हम इसे अभी कंपाइल करके देखें तो आपको दो कॉलम शो हो रहे होंगे, ये शो हो रहा है। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर हम अगर कर लें इमेज 1 और इमेज 2 और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे लेते हैं abc.png। efc.png। तो आपको ये ऐसा शो हो रहा है। बट आप कह रहे होंगे कि इसके अंदर टेबल वाली फॉर्म तो नहीं आपको नज़र आ रही है, तो सिंपल एक लाइन है अंदर जो आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कीवर्ड होता है एच लाइन। देखें यहाँ पे इसका नाम ऐड करने से पहले की है तो वहाँ पर आ गई है। अब नेक्स्ट वाली में हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। और एक लास्ट वाली जो है, बट अगर मैं लास्ट वाली सिंपल ऐसे ही ऐड करूँ तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा। ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है। आपको क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसे नहीं पता, आपने इसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में कर दिया है। यहाँ पर आपको लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे लाइन ब्रेक करें तो आपका ये नॉर्मल चल जाएगा। और इसके जो साइड वाले कॉलम्स हैं, साइड वाली लाइंस हैं, अगर आपको वो ऐड करनी है तो फिर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने टेबल्स बनाया था, बेसिकली डिफ़ाइन किया था कि इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे। ये हो गया हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल। अब इसे हम नाम दे लेते हैं सब सेक्शन 50। बेसिक एग्ज़ाम्पल। अब हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम इसका लेबल भी सिलेक्ट करेंगे और हम इसे बेसिकली रेफ़र भी कर रहे होंगे इसके साइटेशन के अंदर, कैप्शन के अंदर, कि ये वाला टेबल है जिसे हम रेफ़र कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2। जब आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है बिगिन टेबल वाला, तो यहाँ पर आपको उसने किस्म की बॉलर प्लेट जो है खुद ही सेट करके दे दी है कि इसका सिंटैक्स क्या होगा आगे वाला। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ वो आपसे इनपुट मांग रहा है। तो इसके डिफरेंट तरह की इनपुट्स हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली है एच वाली। अब ये जो एच वाली है ये इन्फोर्स करती है लेटेक को कि आप बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेबल है उसे आप उसे यहीं पे बनाओ, लाइक राइट है। और फिर इसके डिफरेंट हो सकते हैं, टी भी हो सकता है जिसका मतलब होता है कि टॉप, भी हो सकता है जिसका मतलब होता है बॉटम, इस तरह वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपने रिक्वायर्ड स्कीमा के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि लेटेक इसे फॉलो ही करे, लेटेक इसे ओवरराइड भी कर सकता है अगर वो आपकी फॉर्मेटिंग ख़राब कर रहा है। तो बेसिकली वी कैन सेलेक्ट दिस और इसके नीचे हमने सेंटिंग कर दिया है टेबल। अगर हम दो ही कॉलम्स वाला अगर बनाना चाह रहे हैं, हम सेम जो पिछले वाला था वही रिपीट कर लेते हैं, इमेज 1 एंड इमेज
MH2 ABCD.png। अब यहाँ पर आपको एक कैप्शन नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली वो कैप्शन है जो कि आपको अपने टेबल को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि अगर आपने कोई रिसर्च पेपर देखा हो, जैसे कि ये वाला है, इसके अंदर अगर हम टेबल ढूंढें, ये वाला टेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर टेबल में बता रहा है कि ये टेबल है किस चीज़ के बारे में। तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये आप इसे कहते हो कैप्शन, जो कि जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि जो भी चीज़ आपने बनाई है वो है किस बारे में। तो यहाँ पर भी कैप्शन है, हम यहाँ पे दे लेते हैं कोई भी कैप्शन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल टेबल। और अगर आप यहाँ पे लेबल के अंदर अपना नाम जो है वो कोई यूज़फुल नाम रखेंगे तो आपको रेफ़र करने में मसला नहीं होगा। जैसे भी मैंने इसका टेबल एग्ज़ाम्पल नाम रखा है, तो अभी हम पहले इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इसकी साइटेशन है ये इसके आपको नीचे शो हो रही है, बट वी डोंट वांट दैट। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जिसकी साइटेशन है वो ऊपर शो हो यहाँ पर, इस टेबल से पहले। तो पहले हम इस टेबल को थोड़ा सेट कर लेते हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करके। ओके, ठीक है। अब हमारे पास टेबल ठीक हो गया है, तो अब हम इसका जो साइटेशन है, जो इसका कैप्शन है, सॉरी, उसे हम इसके ऊपर लेके जाते हैं। अब हम वो देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आपका टेबल बिगिन हो रहा है, आप इससे पहले अपना जो भी साइट करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी कि टेबल, और फिर आगे रेफ़र करने का तरीका क्या होता है कि आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हो, /ref वाला। अब अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इसका नाम नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लेबल दिया था, कि यहाँ पे लेबल आपको नज़र आ रहा है। आप ये कर सकते हो, शोज़ how to add data into a table। बेसिकली आपको अब जो आपका कैप्शन है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे शो हो गया है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। अब एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो थी बुक टैब वाली थी, हम इसे भी देख लेते हैं कि अगर हम ये वाला पैकेज जो है ये ऐड करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली जब आप इसका कोड देखेंगे तो आपको नज़र आया होगा कि ये तो वही चीज़ है टेबल वाली जो हमने ऊपर भी की है।
और यहाँ पे ये इसका प्लेस होल्डर है जो इसे बता रहा है कि इसने टेबल यहीं पे फॉर्मेट करना है। ये इसका कैप्शन है जो उसने ऊपर लिख दिया है, उसका लेबल जो उसने ऊपर डिसाइड कर दिया। अब यहाँ पे टेबलर में आपको LCC नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। पहले वाला जो है वो लेफ़्ट इंडेंटेड होगा और जो आगे वाले 2 हैं वो दोनों सेंटर अलाइंड होंगे। अब यहाँ पे बुक टैब को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक प्रोफेशनल किस्म का हम टेबल बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस कि हम जो H लाइन है इसे बार बार यूज़ करते रहें। तो ये क्या करता है, ये पेपर को जो आपका टेबल होता है इसे तकरीबन 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देता है। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रेक आ रहा होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर आ रही होती है वो 3 जगह पे आ रही होती है। एक आपके पास होता है टॉप रूल और एक होता है मिड रूल और एक लास्ट के ऊपर होता है बॉटम रूल। जैसे कि ये वाला है, ये ऊपर इसका कैप्शन आ गया और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसने ये अलाइन किया हुआ है सारा। अब इसके अंदर आपको क्या फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो अलाइन करता रहता है और आपको उसकी बेसिकली टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी ऐड करें, यहाँ पे भी ऐड करें। आप जितनी मर्ज़ी एंट्रीज यहाँ पे ऐड कर लें और बस इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि टॉप रूल कहाँ पर आएगा, मिड रूल कहाँ पे आएगा और बॉटम रूल जो है वो कहाँ पे आएगा। ये हो गया हमारे पास टेबल वाला। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम इमेज वाला देख लेते हैं कि अगर हमने कोई इमेज ऐड करनी है तो इमेज कैसे ऐड होगी। आप यहाँ पर हमने ये वाला पैकेज जो है वो ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, ग्राफिक्स वाला। तो हम यहाँ पे जो अपनी इमेज है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे के तौर पे एक इमेज ऑलरेडी अपलोड की हुई है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड के ऊपर जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स में जाओगे, अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल खोलोगे, अपने कंप्यूटर में से कोई भी फ़ाइल खोलोगे और इसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और इसके अंदर जो फॉर्मेट्स आपके पास सपोर्टेड होते हैं वो PNG होता है, JPG होता है और इस तरह वाले होते हैं। वेब वाला जो है वो सपोर्टेड नहीं है। तो अब हम इसे 2 तरीके से बेसिकली देखते हैं। एक तो वो है कि सिंपल अगर हमने इमेज जो है वो अपलोड कर दिया है, और एक हम देखेंगे कि अगर हमने उसके अंदर कोई लेबल भी ऐड किया है कि हम इसे दोबारा रेफ़र भी कर सकें। तो सबसे पहले हम एक सिंपल वाला देखते हैं, सिंपल अपलोडिंग। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इंक्लूड ग्राफिक्स है। अब यहाँ पे ये वाला जो दरमियान वाला पैरामीटर है, बेसिकली इसमें आप बताते हो कि आपकी जो इमेज है उसका साइज़ क्या होगा एज़ कम्पेयर टू आपका जो टेक्स्ट है उसके। अब टेक्स्ट 2 तरह का हो सकता है, एक तो आपका लाइन वाला टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पर एक आपकी ओवरऑल डॉक्यूमेंट की जो विड्थ है वो हो सकती है। तो सबसे पहले हम बग़ैर कुछ यहाँ पे सेट किए करके देखते हैं। और अगर आपने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड की होगी तो जैसे यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन शो हुआ था, जितनी भी इमेजेस होंगी उनका नाम आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, अगर आपने कुछ भी इसका फॉर्मेट नहीं किया तो आपको आपकी इमेज ये इस तरह की आ रही है जिसका आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि ये इमेज है क्या, कैसी है, कुछ भी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप विथ सेलेक्ट कर लोगे कोई भी 0.75 और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो आप सिलेक्ट कर सकते हो उसके हिसाब से कि आपकी लाइन जो आप टेक्स्ट की लाइन लिख रहे हो उसकी बेसिकली क्या है, विड्थ क्या है। और एक आप दूसरी तरह अपने डॉक्यूमेंट वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम पहले टेक्स्ट वाला कर लें, यहाँ पे बैकस्लैश आएगा, टेक्स्ट विथ
तो यहाँ पर आपको ये इमेज होगी। और 0.75 जो है ये बेसिकली आपको बता रहा है कि जितनी आपके पास टोटल लेंथ है उसका 75%। तो अगर हम इसे कम कर लें, अगर हम इसे 0.5 करके देखें तो आपको इमेज और छोटी शो होगी है। तो आप बेसिकली इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो कि आपने इसे कैसे कितना साइज़ आप इसका चाह रहे हो। अब अगर आपने इसे कोई कैप्शन देना है, जैसे कि आपको बताया था कि टेबल का कैप्शन ऊपर होता है टेबल के और फिगर का उसके नीचे होता है। ये हमें एक एरर दिखा रहा है कि आउटसाइड ऑफ द फ्लोट है, तो हम इसे देखते हैं। और अगर आपको ये एरर वगैरह आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके इसमें से देख सकते हो। और जब भी आपने एरर वगैरह देखना हो तो आप सबसे पहले वाला एरर देखते हो और फिर उसके नीचे वाले देखते हो, क्योंकि नीचे वाले जो होते हैं अक्सर वो ऊपर वाले की ही वजह से होता है। तो अभी हमारे पास ये वाला एरर आया है, हम इसे देखते हैं कि इसका क्या मसला है। ओके, तो इसका मसला हमारे पास ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे कोई बिगर नहीं किया हुआ, हमने फ़िगर को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि हमारी फ़िगर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। जैसे कि यहाँ पे जो टेबल था हमारे पास, हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि हमारा टेबल यहाँ पे बिगन हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके दरमियान में ही इसका लेबल था। इसी तरीके से अगर हमने सिंपल एक इमेज ऐड की है इस तरीके से, तो यहाँ पर इसका कैप्शन काम नहीं करेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि इसका कैप्शन भी काम करे तो उसके लिए हमें एक किस्म का पैकेज बनाना पड़ेगा पूरा। सब सेक्शन बिगिन के अंदर आपके पास जो कीवर्ड होगा वो होगा फिगर, कि आप बता रहे हो कि मैं फिगर जो है वो शुरू करना चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर इसने ऑलरेडी मतलब खुद ही सेंटरिंग वाला कर दिया है कि इमेज होगी वो सेंटर में होगी। और यहाँ पे इसकी विड्थ उसने सेलेक्ट की हुई है 0.5 और लाइन विड्थ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास जो इमेज है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कैप्शन कर लेते हैं इमेज। ये वाली हमारी हेडिंग थी, इसकी ये वाली इमेज शो हुई है और ये इसका साथ में कैप्शन आ गया। और अगर हमने इसे दोबारा कहीं पर रेफ़र करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एज द फिगर, अब ये फ़िगर कौन सी आपको कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे वही वाला कीवर्ड रेफ़र वाला यूज़ करोगे। और अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हमारे पास हमने 3 तरह के लेबल्स बनाए हैं, एक फ़िगर वाला और 2 टेबल वाले, तो आपको सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसे वो कर दिया है, रेफ़र कर दिया बेसिकली। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको 1 लिखा हुआ इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसके अराउंड ये भी ऐड कर सकते हो। तो अब आपको ये इस तरह से शो होगा। और ये रही आपकी फिगर हेडिंग आपकी इस तरह से हो सकती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास मैथ्स वाला कि मैथ कोई भी आपने इक्वेशन लिखनी है जिसके लिए बेसिकली लेटर यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो आप कैसे लिखते हो। अब इक्वेशन आपने दो तरीके से लिखी हुई देखी होगी। एक आपके पास होती है विद इन द टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर उसने कुछ ये वाला लिखा हुआ है, इसे कहते हैं आप इनलाइन मैथ। और एक आपके पास इक्वेशन होगी जो कि आपको बाहर नज़र आ रही होगी, लेट मी फाइंड, जैसे ये वाली है। तो इन दोनों के लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि दोनों कैसे लिखे जाते हैं। तो हम एक अपना और सेक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है मैथ, सॉरी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम डॉक्यूमेंट से ही बाहर चले गए हैं। सेक्शन एंड द सेक्शन नेम इज़ मैथ। इसका फर्स्ट वाला सब सेक्शन होगा इनलाइन मैथ। अब इनलाइन मैथ के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई बात कर रही हूँ आपसे और मैंने उसके दरमियान में कोई इक्वेशन जो है वो रेफ़र कर दिया, जैसे कि मैं कहूँगी द इक्वेशन फॉर सर्कल, यहाँ पे कर लेते हैं द जनरल इक्वेशन फॉर सर्कल इज़, यहाँ पे आपको जो डॉलर साइंस हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, ये वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। ये वाली आपको जो ये वाली इक्वेशन इस तरह से शो हो रही है, इसे आप कहते हो कि इनलाइन मैथ है। अभी आपके पास और काम पे यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई इक्वेशन ऊपर लिखी है जिसके अंदर कोई ग्रीक वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, जैसे अब हम इसे एंड कर लेते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट वाली स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि द ग्रीक लेटर ओमेगा। अब ओमेगा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओमेगा को लिखने के दो तरीके हैं। ओमेगा इस तरह से भी हो सकता है, ये आपको इस तरह से शो हो जाएगा। और इसके अंदर स्मॉल और जो कैपिटल वाले होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसे ये दोबारा से कर दूँ, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों वाले डिफरेंट होते हैं। जैसे कि स्मॉल लेटर वाला ये वाला ओमेगा है और कैपिटल वाला ये वाला ओमेगा। ये हो गया हमारे पास इनलाइन मैथ कि अगर हमने वो लिखना हो इक्वेशन तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सब सेक्शन पे। हम इसे कह लेते हैं कि हमारे पास आउटलाइन मैथ है। इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी टेक्स्ट के साथ इक्वेशन नहीं लिखनी, मुझे एज अ सेपरेट इक्वेशन लिखनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये वाला यूज़ करोगे। तो इसके दरमियान में आप जो भी लिखोगे वो आपकी इक्वेशन कंसीडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला। बट इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इक्वेशन का रेफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम पेपर की एग्ज़ाम्पल खोलें, यहाँ पर आपको इसका नंबर शो हो रहा है कि ये वाली जो है इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर
आपको वो शो नहीं हो रहा, सिंपल एक इक्वेशन शो हो रही है। अगर आपने वो करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हम एक सब सेक्शन वाला भी देख लेते हैं, हाउ डज दैट वर्क। इक्वेशन विद नंबरिंग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको इक्वेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे हमने इमेज स्टार्ट की थी, टेबल स्टार्ट किया था, वैसे ही हमें इक्वेशन का स्टार्ट करना पड़ता है शुरू से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कर लेते हैं बिगिन इक्वेशन, और यहाँ पर हम इक्वेशन में कुछ और लिख लेते हैं, जैसे E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। यहाँ पर आपको इसका नंबर शो हो गया। लेकिन अगर आपने इसे दोबारा कहीं पर रेफ़र करना है तो आप सिंपल इस तरह से 1 नहीं लिख सकते। 1 लिखोगे तो वो आपको वापस नहीं लेके जाएगा उस इक्वेशन पे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी वाली इक्वेशन थी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसका एक लेबल डिसाइड करना पड़ेगा। लेबल इक्वेशन हमारे पास और एनर्जी। तो अगर हमें दोबारा कहीं पे ये चाहिए होगी, जैसे कि हम लिख लेते हैं सिंपल यहाँ पे रेफरेंस वाला यूज़ करेंगे और जो इक्वेशन आ रही है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इसका नंबर 1 था और इसने जब इसे रेफ़र किया तो उसी नंबर पे दोबारा रेफ़र किया। तो आप इसे और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हो, आप इस तरह से बना सकते हो कि आप कह दो गिवन बाय इक्वेशन और फिर आप इस बनाओ। ये हमने मैथ्स वाला भी कवर कर लिया है कि मैथ्स के आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। और कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं कि फ्रैक्शन, अगर आपको डिवीजन वाला कुछ लिखना हो तो वो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि हम एक करके देख लेते हैं जिसके अंदर इंटेग्रल भी हो और फ्रैक्शन भी हो। एडवांस इक्वेशन एग्जाम्पल कर लेते हैं और इसे हम सिंपल ही रख लेते हैं ऐसे वाली। अब अगर हमें इंटेग्रल लिखना है तो हम इंटेग्रल कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये है। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई एडवांस वाला मैथ का फंक्शन यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमें एक पैकेज जो है वो पहले ऐड करना पड़ता है, और वो पैकेज क्या है, वो ये वाला पैकेज है, AS मैथ्स वाला। तो अभी हम इस पैकेज को अंदर ऐड करेंगे। तो
अभी आप देखोगे तो ये वाला जो है ये आपको वो करने दे रहा है, वो अलाउ कर रहा है, उसने से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो है ये हमारे पास एक इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट वगैरह में होती हैं, जो कि इसकी इंटीजर की लिमिट्स होती हैं। 0 से 1 अगर हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा इधर करते हैं, ये आएगा इसकी बेस में जैसे कि यहाँ पर भी शो हो रहा है, और फिर हम जाएंगे इसकी अपर वाली लिमिट में जो कि ये। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने कोई अंदर फ्रैक्शन लिखनी है, यहाँ पे फ्रैक्शन आया है, फ्रैक्शन के अंदर हम कोई ये लिख लेते हैं डेरिवेटिव। पहले हम इतना ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास इंटेग्रल भी आ गया, इसके अंदर वाला पार्ट भी आ गया है। तो अब हम इक्वेशन को कोई पूरा कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू समथिंग तो इस तरह से आप वो वाला पैकेज अंदर ऐड करके मैथ्स वाला जो एडवांस वाले मैथ्स वाले फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से ये वाले भी, अगर आपने स्क्वायर रूट वाला यूज़ करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हो, और अगर आपने स्क्वायर रूट के बजाय फॉर एग्जांपल क्यूब रूट यूज़ करना है तो n की जगह पे आप 3 लिख लोगे और बाकी आपका चीज़ें वैसे रहेगी। और ये समेशन वाला है, ये हम ट्राई कर लेते हैं। तो आपका समेशन जो है वो इस तरह से शो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास आता है कि जो रेफरेंसेस वगैरह हैं वो आप कैसे ऐड करते हो और इन्हें साइट कैसे करते हो अपने पेपर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल वो होते क्या हैं कि जैसे अगर आप ये वाला पेपर देखो तो उन्होंने यहाँ पे ये जितने भी साइट किए हुए हैं ये सारे इनके रेफरेंसेस हैं। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर क्लिक किया है तो मुझे उस वाले एग्जैक्ट वाले पे ले गया है, जो 7 वाला था, 7 वाला ये वाला है, ये वाला पेपर उन्होंने रेफ़र किया हुआ है। तो हम भी ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे लेटेक्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और इसकी एक्सटेंशन जो है वो बिब होनी चाहिए, BIB, क्योंकि बिब्लियोग्राफी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर साइट करना है, आप गूगल स्कॉलर पे गए और जैसे ये वाला पेपर है अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप यहाँ पे साइट पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिब टेक्स्ट, आप इसे कॉपी करोगे, यहाँ पे अपनी इस वाली फ़ाइल में जाओगे और ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो बेसिकली ये वो चीज़ है जिसके थ्रू आप इसे रेफ़र करोगे। तो अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप इसका कोई और नाम रख लो, ऑल यू नीड, मैंने इसका ये वाला नाम रख लिया। तो अब अगर मैं इसे साइट करूँगी, हम अगर इंट्रोडक्शन में जाएं, यहाँ पे लिखते हैं द ऑथर्स
पर पेपर को हम रेफ़र करते हैं, डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मर स्ट्रक्चर। अब पेपर कौन से वाला, जो कि हमने अपनी बिब्लियोग्राफी में डाला हुआ है वो वाला पेपर। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, जब भी हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को साइट कर रहे होते थे तो हम रेफरेंस वाला यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम रेफ़ की बजाय साइट वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम वो जो पेपर है इसे साइट करना चाह रहे हैं, साइट। और ये यहाँ पे आपको नज़र आ गया टेंशन इज़ ऑल यू नीड। बट अगर आप ये करोगे तो आपको इसके ऐसे यहाँ पे रेफरेंस नहीं शो होगा, देखें कुछ भी नहीं शो हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने इस वाली फ़ाइल को नहीं बताया हुआ कि ये जो साइटेशन वाली सारी चीज़ है ये आप ले कहाँ से रहे हो। आपने इसका और अपनी बिब्लियोग्राफी का कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ। तो आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट एंड हो रहा हो ना, उससे आपने बिल्कुल मतलब एंड के ऊपर आपने इसकी बिब्लियोग्राफी ऐड कर लेनी है। अब इसकी बिब्लियोग्राफी के डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं, जैसे कि IEEE का भी कोई हो सकता है, बट हम अभी के लिए प्लेन कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर आप इसे बताओगे कि बिब्लियोग्राफी जो आपकी है उसका नाम क्या है। बिब्लियोग्राफी, और ये आपको ऑलरेडी इसका नाम दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने रेफ नाम रखा हुआ था तो यहाँ पे आपको रेफ दिखा रहा है। अब अगर आप इसे कंपाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रेफरेंसेस लास्ट पे शो कर देगा, जैसे कि ये, और यहाँ पे भी उसने कर दिया। तो अगर आपके पास ये PDF फाइल है और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको इस वाली रेफरेंस के ऊपर ले जाएगा। अब चाहे आपने अपने बिब्लियोग्राफी में कितनी चीज़ें क्यों ना ऐड की हों, लेकिन अगर वो कहीं पे आपके पेपर के अंदर साइट नहीं हो रही तो आपके यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ वही वाली चीज़ें शो होंगी और उसी ऑर्डर के अंदर शो होंगी जिसमें आपने रेफ़र किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम कोई और पेपर देख लें, अगर हमने इसे साइट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका हम नाम नहीं चेंज करते, इसका नाम यही है। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके बिब्लियोग्राफी के अंदर एंट्रीज होंगी उनके नाम आपको शो हो जाएंगे। तो ये दूसरे वाला जिसे हम करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये आ गया ये वाला, और इसी तरह से आपको इसका रेफरेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ये होगी इसकी बात। और अब अगर आप एक पेपर के ऊपर काफ़ी लोग काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस ऐड करोगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि वो आपके रिव्यूअर हैं, यहाँ पे वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं या फिर वो एडिट भी कर सकते हैं, ये वाले। और एक दफ़ा आपका पेपर जो है ये रेडी हो जाए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, जैसे कि ये वाला है। इस तरह से आपको आपका पेपर नज़र आ जाएगा। और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, सिंपल इसे एज अ टेम्पलेट ओपन करोगे यहाँ पर, और आपने कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे पेपर के अंदर उस चीज़ पे क्लिक करोगे और वो आपको इस कोड वाली चीज़ में ऑलरेडी वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्टिंग होगी। जैसे कि ऑथर्स वाला है तो यहाँ पे जो है वो ऑथर शुरू होगा, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो सारा।
और ये डबल कॉलम वाले टाइप में चीज़ है। यहाँ पे रेफरेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो ये जैसे कल वाला सेशन था, प्रीवियस वाला सेशन रिसर्च पेपर के उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, ये बेसिकली वही है कि टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप अपना रिलेटेड वर्क बता रहे होते हो, अपना सिस्टम मॉडल बता रहे होते हो कि आपका सिस्टम जो है कैसे काम कर रहा है, रिजल्ट्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है, और आपकी रेफरेंसेस क्या है, एक्नॉलेजमेंट्स क्या हैं, अगर आपने किसी को मतलब एक्नॉलेज करना है, कोई फंडिंग वगैरह आपको मिली थी, यहाँ पर क्या सीन है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लास्ट पे आती हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ एरर जैसे मैंने आपको भी खोल के भी दिखाया था लेटेक के अंदर, ओवरलीफ के अंदर, तो उस तरह के एरर्स अगर हो जाते हैं। तो कुछ कॉमन एरर्स ये हैं, जैसे कि अगर आपका एरर शो हो रहा है कि अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस है, इसका मतलब ये है कि कोई कमांड ऐसी है जो कि आपने मिस स्पेल कर दी है, या फिर आप उसका जो यूज़र पैकेज है वो ऐड करना भूल गए हो। और फिर अगर आपके पास मिसिंग ये डॉलर वाला साइन जो है ये आपने इंसर्ट नहीं किया हुआ, फिर इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे वो जो मैथ वाली थी सबस्क्रिप्ट वाला और ऊपर वाला पावर वाला जो दो चीज़ें थी वो वाली आपने यूज़ की हुई हैं मैथ ब्लॉक के बाहर। अब इसका क्या मतलब है मैथ ब्लॉक के बाहर? इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे कहाँ गया हमारा मैथ, ये वाला हमारा मैथ वाला ब्लॉक है, और ये वाला बेसिकली ये जो चीज़ है ना जिसके अंदर हम अपनी इक्वेशन लिख रहे हैं ये हमारा मैथ ब्लॉक है। अगर इससे बाहर मैं लिखूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल x2, तो मुझे एरर दिखाएगा। देखें ये वाला इंसर्टेड टेक्स्ट और ये वाला डॉलर वाला साइन, इसका मतलब ये है कि आपने इसे मैथ ब्लॉक के बाहर यूज़ किया है कहीं पे। और अगर आपके पास रेफरेंस जो है वो मतलब ये आ रहा हो क्वेश्चन मार्क्स, तो इसका मतलब ये है कि उसका लेबल एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आपको उसे दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे देख लें यहाँ पे, अगर हम यही कर लें, ये देखें यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क शो हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरे वाला होगा तो आपको डबल क्वेश्चन मार्क शो हो जाएंगे। फाइल नोट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपने पाथ से ही सेट नहीं किया हुआ, या फिर आपके स्पेलिंग वगैरह का मसला हो सकता है। रनवे आर्गूमेंट, इसका मतलब वही है कि आपने कोई चीज़ ओपन किया, कोई चीज़ बिगिन की है, लेकिन आप उसे क्लोज करना भूल गए हो। और साइटेशन ये जो अभी आपको नज़र आया था, इसका मतलब ये है कि आपकी बिब्लियोग्राफी में या वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, या फिर आपने उसे मिसकन्फिगर कर दिया है। दो चीज़ें हो सकती हैं। और लास्ट के ऊपर ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि अगर आप करेंगे तो आपको ओवरलीफ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि लेटेक्स कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी अच्छी सारी वीडियोज़ हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पर अगर आप जाओ ओवरलीफ के ऊपर तो ये वाला जो है ये ओवरलीफ का अपने वाला भी एक डॉक्यूमेंट है उनका जिसमें वो सिखा रहे हैं कि लेटेक का 30 मिनट्स में कैसे सीख सकते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, तो अगर आप चाहें तो आप इसे डिटेल में रीड कर सकते हो। और रेफरेंसेस के लिए गूगल स्कॉलर वगैरह हो सकते हैं, या फिर जो आपकी कॉन्फ्रेंस या जर्नल कहीं पे और पब्लिश्ड हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।